को बताने जा रहे हैं न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार। न्यूक्लिक अम्ल पहले ही बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि इसकी खोज की थी फ्रीडरिक मिक्सचर ने खोज की थी 1869 में, 1869 में इसकी खोज की। उसके बाद में 1899 में अल्टमैन ने इसको नाम दिया न्यूक्लिक एसिड, और ये पाया कहाँ गया? न्यूक्लियस में पाया गया, इसलिए इसको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया। जो फ्रीडरिक मिक्सचर थे इन्होंने इसको नाम दिया था न्यूक्लिन, और अल्टमैन ने इसको नाम दिया न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड होते क्या है? न्यूक्लिक एसिड एसिडिक प्रकार के होते हैं और न्यूक्लियस में खास तौर से पाए जाते हैं, इसलिए न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं। दो प्रकार के होते हैं न्यूक्लिक एसिड, कौन कौन से? डीएनए और आरएनए। डीएनए का पूरा नाम होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब हम बात करते हैं कि ये होते क्या हैं। तो ये होते हैं न्यूक्लियोटाइड के बहुलक, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं, न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर। जो भी डीएनए या आरएनए होता है तो उसकी डिफिनीशन अगर पूछा जाए, न्यूक्लिक एसिड की डिफिनीशन पूछी जाए, तो आप बताएंगे क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। बहुलक का मतलब एकलक के बहुत से एक जैसे अणुओं के मिलने से बनते हैं बहुलक पॉलीमर। तो पॉलीमर जो होता है वो होता है डीएनए या आरएनए, ये सब पॉलीमर हैं और ये दोनों कहलाते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए और आरएनए इनकी रचना और कार्य के बारे में बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, नीट में पूछे गए हैं, कंपटीशन में पूछे गए हैं कि आरएनए और डीएनए की रचना क्या होती है, इनका क्या काम होता है, क्या इसकी खास बात होती है। तो बोर्ड एग्जाम में लगातार 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में नहीं आया तो 22 में आ गया। तो लगातार हर साल लगभग इस पर सवाल आए हैं, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा और आसानी से आप समझ जाएंगे। हाई स्कूल में भी कोर्स पे रहा है, तो इसको एक बार फिर से समझना है, क्योंकि इस समय समझिए बोर्ड में आना ही आना सवाल। तो समझिए इसको कि डीएनए क्या होता है, इसके बारे में इसकी रचना बताई थी सबसे पहले जो बताया था उनका नाम था वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक ने 1953 में इसके बारे में डिटेल में बताया, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला। तो इन्होंने जो डीएनए की स्ट्रक्चर बताई उसको कहा गया द्विचक्राकार मॉडल या सर्पिलाकार या सीढ़ीनुमा मॉडल, इसको नाम दिया गया। तो कई नाम हैं, कई नाम से सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए सारे नाम हम आपको बता दे रहे हैं। द्विचक्राकार, डबल हेलिक्स मॉडल, सर्पिलाकार, स्पाइरल, सीढ़ीनुमा, लैडर लाइक, वाटसन और क्रिक का मॉडल, वाटसन और क्रिक मॉडल, कई नाम से सवाल आ सकते हैं। तो आपको सारे सवाल का आंसर एक ही देना है, डीएनए की रचना बतानी है वाटसन क्रिक ने जो बताई थी। तो डीएनए कैसा होता है? डीएनए आमतौर पे इसमें दो सूत्र होते हैं, दो श्रृंखलाएं होती हैं पॉलीपेप्टाइड की, न्यूक्लियोटाइड की दो श्रृंखलाएं होती हैं आमतौर पे, इसलिए इसको कहा गया द्विचक्राकार मॉडल, इसको कहा गया। और आमतौर पे इसमें दो श्रृंखलाएं होती हैं, लेकिन एक वायरस होता है जिसका नाम होता है 5x174 कोलीफेज। तो कोलीफेज जो वायरस होता है इसमें सिंगल डीएनए भी पाया जाता है, क्योंकि वायरस में डीएनए या आरएनए में से कोई एक पाया जाता है। तो एक ऐसा वायरस है जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। तो एक अपवाद है कुछ ऐसे जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाए जाते हैं, नहीं तो आमतौर पे डबल स्ट्रैंडेड या दो श्रृंखलाओं वाला डीएनए ही पाया जाता है। तो मनुष्य में जो दूसरे जीव है उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है, जो सबसे छोटी यूनिट है डीएनए या आरएनए की, न्यूक्लिक एसिड की जो सबसे छोटी यूनिट है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड बना किससे होता है? शुगर से, पेंटोज शुगर कहा जाता है, पेंटोज शर्करा शुगर। तो एस से इसको लिखते हैं, पेंटोज शर्करा होती है, और नाइट्रोजनी बेस होती है, और फास्फेट होता है, पी होता है। तो इनको तीनों को मिला के कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो जो डीएनए या आरएनए होता है उसमें न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी श्रृंखला होती है, सबसे छोटी यूनिट तो न्यूक्लियोटाइड हो गई, और उसकी एक पूरी लंबी श्रृंखला होती है जिसको कहा गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब अगर
शर्करा और नाइट्रोजनी बेस केवल जुड़ा हुआ है तो उसको कहेंगे न्यूक्लियोसाइड, और इसमें जब फास्फेट भी जुड़ जाता है तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो सवाल पूछा जाता है कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है, शर्करा, पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी बेस के जुड़ने से क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। जैसे आगे आपको बताएंगे एडिनोसिन, एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन क्या है, न्यूक्लियोसाइड है जिसमें शर्करा और एडेनिन नाइट्रोजनी बेस के जुड़ने से क्या बनता है, एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड बनता है। तो न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है इसको। अब आगे हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। पेंटोज शर्करा जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। पेंटोज शर्करा जो डीएनए में पाई जाती है इसको कहा जाता है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। डीऑक्सी राइबोज शर्करा इसमें किसमें होती है, डीएनए में होती है। लेकिन आरएनए में जो होती है वो राइबोज शर्करा होती है। तो डीएनए आरएनए में शर्करा का अंतर होता है। तो डीएनए का पहला भाग हो गया डीऑक्सी राइबोज शर्करा। दूसरी नाइट्रोजनी बेस होती है। तो नाइट्रोजनी बेस जो होती है कुल मिला के 5 तरह की होती हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। 5 तरह की होती हैं जिसमें डीएनए में जो होती है 4 तरह की न्यूक्लियोटाइड बनाने वाली नाइट्रोजनी बेस होती हैं। अब इनको एडेनिन और ग्वानिन को शॉर्ट में ए और जी से लिखा गया है, इसको प्यूरिन कहा जाता है। और जो पिरिमिडिन होती है TCU, शॉर्ट में याद रखें, टी का मतलब थायमिन, सी का मतलब साइटोसिन, यू का मतलब यूरेसिल। तो TCU ये होती है पिरिमिडीन, बड़ा नाम है इसका, 3 बेस है, TCU थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। प्यूरिन कौन सी है, एडेनिन और ग्वानिन। तो इस तरह से हम देखें तो डीएनए जो होता है इसमें पहला तो हो गया पेंटोज शर्करा, उसके बाद में दूसरा इसका पार्ट हो गया क्या, बेस हो गया, और तीसरा इसका पार्ट हो गया फास्फेट हो गया। तो डीएनए में 3 पार्ट हो गए। तो शर्करा इसकी हो गई डीऑक्सी राइबोज शर्करा। बेस 4 तरह की, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, और फास्फेट या फास्फोरिक एसिड 1 तरह का। तो अगर एक शर्करा, मान लेते हैं शर्करा का अणु है और इससे जो है एक नाइट्रोजनी बेस जुड़ती है, मान लेते हैं जी जुड़ी हुई है, तो इसको कहेंगे क्या कहेंगे, इसको कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। और इसमें एक फास्फेट पी भी जुड़ जाएगा तो इसको कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो ये न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। अब इसमें अगर एक और शुगर है इससे जुड़ जाए फास्फेट, तो ये कहलाएगी न्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला, लंबी श्रृंखला होती है, एक चेन होती है। लेकिन जो डीएनए होता है, डीएनए में ऐसी 2 श्रृंखलाएं होती हैं। हमने बताया कि इसमें 2 चेन होती हैं, एक इधर हो गई, दूसरी इधर हो गई। तो अगर इधर जी है तो दूसरी तरफ सी होगा, मान लेते हैं इधर ए है तो इधर टी होगा। तो ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ती है और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और एडेनिन और डबल बॉन्ड होता है, एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। और ये जो बॉन्ड होता है ये होता है हाइड्रोजन बंध। न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला के बीच में हाइड्रोजन बंध होता है। और जो न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट के बीच में होता है ये है न्यूक्लियोसाइड, इसके और फास्फेट के बीच होता है, ये होता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। तो इस सवाल पूछा जाता है कि इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट के बीच में होता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, और जो श्रृंखलाएं होती हैं इनके बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो जो वाटसन और क्रिक थे, इन्होंने बताया कि ये श्रृंखलाएं सीधी नहीं होती हैं, सीढ़ी जैसी एकदम सीधी नहीं होती, बल्कि ये ऐंठी हुई होती हैं। तो इसलिए इसको सर्पिलाकार मॉडल भी कहा गया। ये दोनों रस्से की तरह से ऐंठी हुई होती हैं श्रृंखलाएं, इसलिए इसको सर्पिलाकार मॉडल कहा गया। तो होता क्या है कि
यहाँ पर 2 श्रृंखलाएं दिखाई गई हैं यहाँ पर, और इनका जो श्रृंखलाओं के बीच का व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और इसके बीच में नाइट्रोजनी बेस है, मान लेते हैं यहाँ एडेनिन है तो यहाँ पे थायमिन होगा, जो भी हो अलग अलग क्रम हो सकते हैं। तो इस तरह से ये जो इसके डंडे हैं, डंडे कौन बनाता है? नाइट्रोजनी बेस आपस में जुड़े होते हैं, एडेनिन थायमिन से, ग्वानिन साइटोसिन से, इस तरह से जुड़े हुए होते हैं श्रृंखलाएं, और ऐठी हुई होती है। किस दिशा में ऐठी होती है? तो ये बी डीएनए का है स्ट्रक्चर, जिसको बारे में बताया वाटसन और क्रिक ने, बी प्रकार का डीएनए था। तो बी डीएनए में जो एक चक्र के बीच की दूरी होती है, एक चक्र के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और इसमें कुल 10 डंडे होते हैं। कुल कितने डंडे होते हैं? कुल 10 डंडे होते हैं। डंडे 10 होते हैं, इसके अंदर नाइट्रोजनी बेस पेयर जो होते हैं ये 10 होते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि डीएनए अणु का व्यास कितना होता है, श्रृंखला का व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। एक चक्र के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होगी, और इसमें कितने डंडे होंगे? 10 डंडे होंगे। तो इस तरह से 2 डंडों के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। 3.4 एंगस्ट्रॉम इनके बीच की, 2 डंडों के बीच की दूरी होगी। क्लियर? अब आगे देखते हैं, सवाल एक और पूछा जाता है कि जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड जैसे एडेनिन और सुगर जुड़ गई, एडेनोसिन बनी, इसमें न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए फास्फेट जुड़ गए तो इसको एडिनिलिक एसिड कहा जाएगा। ग्वानिन से सुगर जुड़ी, ग्वानोसिन, और थायमिन से थायमिडीन, साइटोसिन से साइटिडीन, और यूरेसिल से यूरिडीन। इस तरह से ये न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। इसमें जब फास्फेट जुड़ गया तो न्यूक्लियोटाइड बनेंगे एडेनिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, थायमिडिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड, इस तरह से बनेंगे। अब यहाँ पर ये 4 तरह के तो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, किसी क्रम में हो सकते हैं डीएनए में। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, नाइट्रोजनी बेस वाले। क्लियर? यूरेसिल इसमें डीएनए में नहीं होता है, डीएनए में यूरेसिल नाइट्रोजनी बेस एब्सेंट होता है। और जो नाइट्रोजनी शर्करा होती है, पेंटोज शर्करा जो होती है, वो होती है डीऑक्सी शर्करा होती है। तो डीएनए और आरएनए में जो अंतर पूछा जाता है, तो डीएनए कैसा है? डबल श्रृंखला होती है, दोहरी श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि आरएनए में आमतौर पे सिंगल श्रृंखला होती है, केवल एक श्रृंखला पाई जाती है। और खास बात होती है कि इसमें जो शर्करा होती है डीऑक्सी राइबोज डीएनए में होती है, आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है, थायमिन नहीं पाया जाता है। लेकिन जो डीएनए है इसमें यूरेसिल नहीं पाया जाता और उसमें थायमिन पाया जाता है। तो नाइट्रोजन बेस में अंतर है। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए आमतौर पे अनुवांशिक पदार्थ है। ज्यादातर सारे जीवों में केवल वायरस को छोड़कर, कुछ वायरस में आरएनए ही केवल पाया जाता है, तो आरएनए उनका वायरस में अनुवांशिक पदार्थ है। जैसे रेट्रो वायरस, जैसे कोरोना इसमें चल रहा है, कोरोना वायरस जो है इसमें अनुवांशिक पदार्थ आरएनए है। एड्स वायरस में आरएनए है, तो रेट्रो वायरस में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। अब यहाँ पर देखते हैं जो डीएनए है, डीएनए आरएनए में कुछ अंतर क्लियर हो गए। अब डीएनए का प्रकार देखते हैं, बी डीएनए और जेड डीएनए, ये 2 प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं। अब जो बी डीएनए है इसमें हमने बताया एक चक्र में 10 बेस जोड़े होते हैं, लेकिन जो जेड डीएनए है इसमें 12 बेस जोड़े होते हैं। अंतर हो गया यहाँ पर। और कुंडलन इनका दक्षिणावर्त होता है, इनका वामावर्त कुंडलन जेड डीएनए में होता है। व्यास में भी अंतर है, इसका 18 एंगस्ट्रॉम व्यास होता है। इसी तरह से इसका एक कुंडलन की जो दूरी होती है वो 46 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इस तरह से कई अंतर है बी डीएनए और जेड डीएनए में। तो ये अंतर भी पूछा जाता है कि बी डीएनए और जेड डीएनए में क्या अंतर है, तो उसमें एक चीज बता सकते हैं कि बी डीएनए में क्या खास बात है। तो बी डीएनए जो कि वाटसन और क्रिक ने वर्णन किया वो बी डीएनए है। जेड डीएनए थोड़ा अलग तरह का है, तो उसके बारे में आपको बताना होगा, 3-4 अंतर आपको मालूम होने चाहिए। तो ये डीएनए की पूरी रचना होगी। अब देखते हैं इसके कार्य क्या है, डीएनए के कार्य क्या है। तो डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि अनुवांशिक लक्षणों को, जीवों के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। अब अनुवांशिक पदार्थ जब ये है तो
इसका काम है कि जीवों के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। और कोशिका के जैविक क्रियाओं को ये नियंत्रित करता है, केंद्रक में पाया जाता है, तो जैविक क्रियाओं को ये नियंत्रित करने का काम करता है। और एक चीज़ और बता चुके हैं, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। डीएनए से क्या बनता है? डीएनए से डीएनए भी बन सकता है, रेप्लिकेशन कहेंगे, और डीएनए से एमआरएनए बनता है, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से बनती है प्रोटीन। तो एक तरह से जैसा डीएनए होगा वैसे ही प्रोटीन बनती है। तो डीएनए एक तरह से शरीर में प्रोटीन निर्माण को नियंत्रित करती है, जैविक क्रियाओं को ये नियंत्रित करने का काम करती है। उसी तरह का डीएनए से एमआरएनए बनता है, उसी तरह की प्रोटीन्स बनती हैं। तो डीएनए का बहुत बड़ा रोल है, अनुवांशिक पदार्थ है, जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, प्रोटीन सिंथेसिस डीएनए के अनुसार ही होती है। तो ये डीएनए के फंक्शन हो गए। अब आरएनए क्या है? आरएनए यहाँ पर देख रहे हैं एमआरएनए। एमआरएनए का मतलब मैसेंजर आरएनए। तो आरएनए मुख्य तौर पे 4 तरह का होता है। एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, जैसा डीएनए होगा उसी तरह का मैसेंजर आरएनए बनेगा। वो कुछ कोड लेगा, कोडान, उसको कहेंगे कोडान, जेनेटिक कोड, खास तरह के मैसेंजर आरएनए पे वो कोड होगा, और ये पहुंचेगा राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए पर, राइबोसोम में जो होता है, और वहां से ट्रांसफर आरएनए जाएगा, खास एमिनो एसिड को लाएगा, उस पर ट्रांसफर आरएनए पर एंटी कोडान होता है, जिसकी रचना कुछ इस तरह से होती है। क्लोवर लीफ मॉडल हॉली ने दिया था, इसकी रचना एग्जाम में पूछा जाता है। लूप इसमें होते हैं, कई लूप होते हैं। तो यहाँ पर एमिनो एसिड इससे जुड़ते हैं एंटी कोडान से। तो टीआरएनए बहुत छोटा होता है, सबसे छोटा। सोल्यूबल आरएनए भी इसको कहा जाता है, सबसे छोटे आकार का अगर पूछा जाए आरएनए कौन सा होता है तो टीआरएनए। तो आरएनए जो होते हैं 3 तरह के मुख्य तौर पे होते हैं। एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, जैसा डीएनए होगा उसी तरह का मैसेंजर आरएनए बनेगा, उसी तरह की प्रोटीन बनेगी इसका, क्योंकि आरएनए पे जाएगा उसी तरह से, उसी तरह का टीआरएनए एमिनो एसिड को लेके आएगा। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए का बहुत बड़ा इसका आरएनए का रोल है। इसके अलावा एक और आरएनए होगा, वायरल आरएनए, वायरल आरएनए। तो आमतौर पे जितने भी प्लांट हैं, पौधे हैं, पौधों में जो वायरस होते हैं, पादप वायरस उनको कहेंगे। तो पादप वायरस में मुख्य तौर पे आरएनए ही अनुवांशिक पदार्थ होता है। वायरस में आरएनए या डीएनए पाया जाता है, तो वही उनका अनुवांशिक पदार्थ है। तो आरएनए आमतौर पे पौधों में अनुवांशिक पदार्थ होता है। लेकिन जो जंतु वायरस हैं, जंतु वायरस में आमतौर पे डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। लेकिन कुछ वायरसों में हम अभी बता चुके कि आरएनए भी अनुवांशिक पदार्थ होता है, जैसे रेट्रो वायरस, जैसे एड्स वायरस, कोरोना वायरस। तो इसमें आरएनए भी वायरस में जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। अब देखते हैं कि जो आरएनए होता है, हमने बताया सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, केवल इसमें एक श्रृंखला होती है। लेकिन कुछ इसके अपवाद हैं, जैसे रियो वायरस, इसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है, 2 श्रृंखला वाला आरएनए पाया जाता है। तो इस तरह से आपको अगर डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर आएगी तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें बतानी होंगी कि डीएनए क्या है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? शर्करा होती है, पेंटोज शर्करा। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। और बेस कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के, प्यूरिन, एजी, एडेनिन, ग्वानिन और पिरिमिडिन, थायमिन और साइटोसिन। तो ये 4 तरह के नाइट्रोजनी बेस होते हैं। एक डीऑक्सीराइबोज शर्करा, एक अणु कोई एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन में से इसमें जुड़ गया शर्करा में, तो उसको कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। इसमें जब जुड़ गया फास्फेट भी तो उसको कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो बहुत से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे एक न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बनती है। तो डीएनए में स्थित 2 श्रृंखलाएं होती हैं जो आपस में हाइड्रोजन बांड द्वारा जुड़ी होती हैं, और ये जुड़कर क्या करती हैं कि एक श्रृंखला बनाती हैं जो कि रस्सी के ऐंठे हुए भाग की तरह से होता है, ऐंठे हुए रस्सी की तरह होता है। तो इसको कहा गया है द्विचक्राकार मॉडल या सर्पिलाकार श्रेणीनुमा, या वाटसन और क्रिक का मॉडल, वाटसन और क्रिक ने दिया था। इस तरह से डीएनए की रचना होती है। आरएनए में क्या है? आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। इसमें भी राइबोज, पेंटोज शर्करा होती है, और नाइट्रोजनी बेस प्यूरिन, एजी होगी, और
पिरिमिडीन में क्या होगी, थायमिन उसमें आरएनए में एब्सेंट होगा, उसमें होगा साइटोसिन और यूरेसिल आरएनए में होगा। और इनसे नाइट्रोजनी बेस और शर्करा के जुड़ने से न्यूक्लियोसाइड, और उसमें एक अगर जुड़ गया फास्फेट तो न्यूक्लियोसाइड। तो इस तरह से न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बनती है, न्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला पूरी होती है आरएनए में। तो आरएनए जो होते हैं, आरएनए 3 तरह के मुख्य तौर पे, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, और वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वायरल आरएनए। इस तरह से 4 प्रकार के आरएनए होते हैं। आगे देखते हैं डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग क्या है कि डीएनए छोटे छोटे पैकेट्स में इकट्ठा होकर एक विशेष रचना बनाता है जिसको कहा जाता है गुणसूत्र। गुणसूत्र सूत्राकार रचना होती है जो कि सूत्री कोशिका विभाजन के समय, माइटोसिस के समय या मियोसिस के समय दिखाई देती है। तो इसमें पैकेजिंग में क्या होता है कि डीएनए का अणु जो छोटा होता है उसका एक जो छोटा भाग होता है उसको कहते हैं जीन। जीन क्या है, अनुवांशिकता की इकाई है। डीएनए का छोटा भाग क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। इसके बाद में इसमें जब हिस्टोन प्रोटीन जुड़ जाती है, हिस्टोन प्रोटीन जुड़ जाती है तो इसको कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन प्रोटीन की 8 अणु, अष्टक या ऑक्टाबर कहा जाता है, ये अणु जुड़े होते हैं, इसके बीच में होते हैं। इनका नाम होता है H3H4, एकदम कोर में होते हैं, मध्य में होते हैं, और इनके दोनों तरफ होते हैं H2A और H2B हिस्टोन प्रोटीन। इस तरह से इनके दो अणु 4 हो गए और इसके H3H4 के 4 अणु होते हैं। तो 8 अणु हिस्टोन प्रोटीन के मध्य में होते हैं और इसको चारों तरफ डीएनए लिपटा होता है। इसका व्यास जो होता है 11 nm, 11 नैनोमीटर या 110 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके बाद में न्यूक्लियोसोम जो है इसकी खोज की थी कॉर्नबर्ग और थॉमस ने। तो सबसे पहले डीएनए पैकेजिंग की जो पहली इकाई होती है न्यूक्लियोसोम होती है, जिसके बारे में बताया था कॉर्नबर्ग और थॉमस ने सबसे पहले इसके बारे में बताया। इसके बाद में जो न्यूक्लियोसोम होते हैं ये और मिलकर कई छोटे छोटे पैकेट में मिलके बड़ी रचना बनाते हैं जिसको कहा जाता है सोलेनाइड। सोलेनाइड जो होती है बड़ा कण होता है जिसका व्यास होता है 30 nm होता है, इसका व्यास 30 nm होता है। इसके बाद में सोलेनाइड कई मिलकर बनाते हैं सुपर सोलेनाइड जिनका व्यास होता है 300 nm। तो ये और बड़ी यूनिट होती है जिसको कहते हैं सुपर सोलेनाइड। ये तीसरा स्टेप हो गया। फर्स्ट हो गया न्यूक्लियोसोम, दूसरा सोलेनाइड, उसके बाद में सुपर सोलेनाइड। फिर सुपर सोलेनाइड बहुत से इकट्ठा होकर एक बड़ी रचना और बनाते हैं जिसको कहते हैं क्रोमेटिड, जिसके आकार होता है लगभग 700 nm। तो इनसे मिलकर बनता है, क्रोमेटिड्स से मिलकर बनता है पूरा गुणसूत्र। तो गुणसूत्र क्या होता है, गुणसूत्र सूत्राकार रचना है जिसमें सबसे बाहरी जो भाग होती है ये होती है सबसे बाहरी रचना, इसको कहा जाता है पेलिकल। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इससे संबंधित नहीं कि इसके बाहर कोई विशेष आवरण होता है जिसको पेलिकल कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बता रहे हैं सबसे बाहरी आवरण पेलिकल कहलाता है। और इसके बीच में जो पदार्थ भरा होता है इसको कहते हैं मैट्रिक्स। इसमें जो धागे नुमा रचना है क्रोमेटिड्स यही कहलाती है। तो क्रोमेटिड्स होता है, उसके बाद में इसका जो मध्य का भाग कुछ दबा हुआ होता है इसको कहा जाता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या प्राथमिक संकीर्णन कहा जाता है, और इसको कहा जाता है सेंट्रोमियर भी कहा जाता है। तो सेंट्रोमियर होता है। इसके बाद में इसका दूसरा भाग भी होता है, कुछ में नहीं होता है लेकिन कुछ में होता है, तो इसको कहा जाएगा दूसरा इसका भाग होगा। इसके बाद में सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कुछ गुणसूत्रों में पाया जाता है, और अंत में कुछ गुणसूत्रों में सैटेलाइट का भी भाग पाया जाता है। तो इस तरह गुणसूत्रों की संरचना होती है जिनका निर्माण होता है डीएनए द्वारा है। डीएनए और प्रोटीन और आरएनए भी इसमें कुछ मात्रा में होता है। तो इसको कहा जाता है डीएनए पैकेजिंग। डीएनए की पैकेट, और डीएनए के इकट्ठा होने से पैकेट से क्या बनता है, गुणसूत्र बनता है। फर्स्ट क्या बनता है, न्यूक्लियोसोम, उसके बाद में सेकेंड सोलेनाइड न्यूक्लियोसोम के मिलने से, और उसके बाद में सोलेनाइड से बड़ी रचना सुपर सोलेनाइड, फिर क्रोमेटिड्स और गुणसूत्र बनता है। इस तरह से डीएनए पैकेजिंग की इकाई अगर पूछा जाए, सवाल पूछा जाता है तो डीएनए पैकेजिंग की इकाई होती है
न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम सबसे छोटी यूनिट मानी जाती है डीएनए पैकेजिंग की।